नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मनीष और आपका स्वागत है हिस्टोरिक हिंदी के एक और नए एपिसोड में। दोस्तों, आज के विश्व इतिहास के इस एपिसोड में हम 15वीं से 17वीं शताब्दियों के दौरान यूरोप वासियों और उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका के मूल निवासियों के बीच हुए संघर्ष के कुछ पहलुओं पर विचार करेंगे। इस अवधि में यूरोप वासियों ने ऐसे देशों के व्यापारिक भागों की खोज के लिए अज्ञात महासागरों में साहसपूर्ण अभियान किए, जहां से वे सोना, चांदी और मसाले प्राप्त कर सकते थे। इस काम को सर्वप्रथम स्पेन और पुर्तगाल के निवासियों ने शुरू किया। उन्होंने पोप से उन प्रदेशों पर शासन करने का अनन्य अधिकार प्राप्त कर लिया जिन्हें वे भविष्य में खोजने वाले थे। स्पेन के शासकों के संरक्षण में इटली निवासी क्रिस्टोफर कोलंबस 1492 में पूर्व की ओर यात्रा करते करते जिन प्रदेशों में पहुंचा उन्हें उसने इंडीज समझा। कोलंबस ने इन प्रदेशों को भारत और भारत के पूर्व में स्थित देश समझा था, जिनके बारे में उसने मार्को पोलो के यात्रा वृत्तांतों में पढ़ रखा था। बाद में हुई खोजों से पता चला कि नई दुनिया के इंडियंस वास्तव में भारतीय नहीं बल्कि अलग अलग संस्कृतियों के लोग थे और वे जहां रहते थे वो एशिया का हिस्सा नहीं था। उस समय उत्तरी व दक्षिणी अमेरिका में दो तरह की संस्कृतियों के लोग रहते थे। एक और कैरेबियन क्षेत्र तथा ब्राजील में छोटी निर्वाह अर्थव्यवस्थाएं यानी सबसिस्टेंस इकोनॉमी थी। दूसरी ओर विकसित खेती और खनन पर आधारित शक्तिशाली राजतांत्रिक व्यवस्थाएं थीं। मैक्सिको और मध्य अमेरिका के एज़टेक और माया समुदाय और पेरू के इंका समुदाय के समान यहां भव्य वास्तुकला भी थी। दक्षिण अमेरिका की खोज और बाद में बाहरी लोगों का वहां बस जाना वहां के मूल निवासियों और उनकी संस्कृतियों के लिए विनाशकारी साबित हुआ। इसी से दास व्यापार की शुरुआत हो गई, जिसके अंतर्गत यूरोपवासी अफ्रीका से गुलाम पकड़कर या खरीदकर उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका की खानों तथा बगानों में काम करने के लिए बेचने लगे। अमेरिका के लोगों पर यूरोप वासियों की विजय का एक दुष्परिणाम यह हुआ कि अमेरिकी लोगों की पांडुलिपियों और स्मारकों को निर्ममता पूर्वक नष्ट कर दिया गया। इसके बाद 19वीं शताब्दी के अंतिम दौर में जाकर ही मानव विज्ञानियों द्वारा इन संस्कृतियों का दोबारा अध्ययन प्रारंभ किया गया। आगे चलकर पुरातत्वविदों ने इन सभ्यताओं के बचे हुए अवशेषों को खोज निकाला। सन 1911 में इंकाई शहर माचू पिचू की फिर से खोज की गई। हाल में हवाई जहाज से लिए गए चित्रों से पता चला है कि वहां और भी कई शहर थे जो अब जंगलों से ढके हुए हैं। हम अमेरिका के मूल निवासियों तथा यूरोप वासियों के बीच हुई मुठभेड़ों के बारे में मूल निवासियों के पक्ष को तो अधिक नहीं जानते, पर यूरोपीय पक्ष को विस्तार पूर्वक जानते हैं। जो यूरोप वासी अमेरिका की यात्राओं पर गए थे वे अपने साथ लॉग बुक और डायरियां रखते थे, जिसमें वे अपनी यात्राओं का दैनिक विवरण लिखते थे। हमें सरकारी अधिकारियों एवं जेसुइट धर्म प्रचारकों के विवरणों से भी इसके बारे में जानकारी मिलती है। लेकिन यूरोप वासियों ने अपनी अमेरिका की खोज के बारे में जो कुछ विवरण दिया है और वहां के देशों के जो इतिहास लिखे हैं उनमें यूरोपीय बस्तियों के बारे में ही अधिक और स्थानीय लोगों के बारे में बहुत कम या ना के बराबर ही लिखा गया है। अनेक जन समुदाय उत्तरी तथा दक्षिणी अमेरिका और निकटवर्ती द्वीप समूहों में हजारों वर्षों से रहते आए थे और एशिया तथा दक्षिणी सागर के द्वीपों यानी साउथ सी आइलैंड से जाकर लोग वहां बसते रहे थे। दक्षिणी अमेरिका घने जंगलों और पहाड़ों से ढका हुआ था। आज भी उसके अनेक भाग बड़े बड़े जंगलों से ढके हुए हैं और दुनिया की सबसे बड़ी नदी अमेज़न मीलों तक वहां के घने जंगली इलाकों से होकर बहती है। मैक्सिको में समुद्र तट के आसपास के क्षेत्र और मैदानी इलाके काफी बसावट वाले थे, जबकि दूसरे घने जंगलों वाले क्षेत्रों में गांव दूर दूर स्थित होते थे। कैरेबियन द्वीप समूह और ब्राजील के जन समुदाय अरावाकी लुकायो समुदाय के लोग कैरेबियन सागर में स्थित छोटे छोटे सैकड़ों द्वीप समूहों में रहा करते थे, जिन्हें हम आज बहामास के नाम से जानते हैं। इसके अलावा वे एलेंटीज में भी रहा करते थे। कैरिब नाम के खूंखार कबीले ने उन्हें लघु एलेंटीज प्रदेश से खदेड़ दिया था। इनके विपरीत अरावाक लोग ऐसे थे जो लड़ने की बजाय बातचीत से झगड़ा निपटाना अधिक पसंद करते थे। वे कुशल नौका निर्माता भी थे जो पेड़ के खोखले तनों से अपनी डोंगियां बनाया करते थे और डोंगियों में बैठकर खुले समुद्र में यात्रा करते थे। वे खेती, शिकार और मछली पकड़कर अपना जीवन निर्वाह करते थे। खेती में वे मक्का, मीठे आलू
और अन्य किस्म के कंदमूल और कसावा उगाते थे। अरावाक संस्कृति के लोगों का मुख्य सांस्कृतिक मूल्याधार ये था कि वे सब एक साथ मिलकर खाद्य उत्पादन करें और समुदाय के प्रत्येक सदस्य को भोजन प्राप्त हो सके। वे अपने वंश के बुजुर्गों के अधीन संगठित रहते थे। उनमें एक से अधिक शादियां करने का भी प्रचलन था। वे जीववादी यानी एनिमिस्ट थे। अरावाक लोग सोने के गहने पहनते थे, पर यूरोपियंस की तरह वे सोने को उतना महत्व नहीं देते थे। यानी सोना बाहर की दुनिया में कितना कीमती है, उन्हें इसका अंदाजा नहीं था। उन्हें अगर कोई यूरोपवासी सोने के बदले कांच के मनके दे देता था तो वे खुश हो जाते थे, क्योंकि उन्हें कांच का मनका ज्यादा सुंदर दिखाई देता था। उनमें बुनाई की कला बहुत विकसित थी। हैमॉक यानी झूले का इस्तेमाल उनकी एक विशेषता थी, जिसे यूरोपीय लोगों ने बहुत पसंद किया। अरावाकों का व्यवहार बहुत उदारपूर्ण होता था और वे सोने की तलाश में स्पेनी लोगों का साथ देने के लिए सदा तैयार रहते थे। लेकिन आगे चलकर जब स्पेन की नीति क्रूरतापूर्ण हो गई, तब उन्होंने इसका विरोध किया, परंतु उन्हें उसके विनाशकारी परिणाम भुगतने पड़े। स्पेनिश लोगों के संपर्क में आने के लगभग 25 सालों के भीतर ही अरावाको और उनकी जीवन शैली का लगभग विनाश ही हो गया। तुपिनाम्बा कहे जाने वाले लोग दक्षिणी अमेरिका के पूर्वी समुद्री तट पर और ब्राजील नामक पेड़ों के जंगलों में बसे हुए गांवों में रहते थे। आपको बता दें कि ब्राजील पेड़ के नाम पर ही इस प्रदेश का नाम ब्राजील पड़ा। वे खेती के लिए घने जंगलों का सफाया नहीं कर सके, क्योंकि पेड़ काटने का कुल्हाड़ा बनाने के लिए उनके पास लोहा नहीं था। लेकिन उन्हें बहुत अधिक मात्रा में फल, सब्जियां और मछलियां मिल जाती थीं, जिससे उन्हें खेती पर निर्भर नहीं रहना पड़ता था। जो यूरोपवासी उनसे मिले, वे उनकी खुशहाल आज़ादी को देखकर उनसे ईर्ष्या करने लगे, क्योंकि वहां ना कोई राजा था, ना सेना और ना ही कोई चर्च था जो उनकी जिंदगी को नियंत्रित कर सके। मध्य और दक्षिणी अमेरिका की राज्य व्यवस्थाएं कैरेबियन और ब्राजील क्षेत्रों के विपरीत मध्य अमेरिका में कुछ अत्यंत सुगठित राज्य थे। वहां मक्के की उपज उनकी आवश्यकता से अधिक होती थी, जो एज़टेक, माया और इंका जनसमुदायों की शहरीकृत सभ्यताओं का आधार बनी। इन शहरों की भव्य वास्तुकला के अवशेष आज भी विदेशी यात्रियों को मंत्रमुग्ध कर देते हैं। एज़टेक लोग 12वीं शताब्दी में एज़टेक लोग उत्तर से आकर मैक्सिको की मध्यवर्ती घाटी में बस गए थे। इस घाटी का ये नाम उनके मैक्सिली नामक देवता के नाम पर पड़ा था। उन्होंने अनेक जनजातियों को परास्त करके अपने साम्राज्य का विस्तार कर लिया और उन प्रजातियों से नजराना वसूल करने लगे। एज़टेक समाज श्रेणीबद्ध था। राजा पृथ्वी पर सूर्य देवता का प्रतिनिधि माना जाता था। योद्धा, पुरोहित और अभिजात वर्गों को सबसे अधिक सम्मान दिया जाता था, लेकिन व्यापारियों को भी उनके विशेषाधिकार प्राप्त थे। उन्हें अक्सर सरकारी राजदूतों और गुप्तचरों के रूप में सेवा करने का मौका दिया जाता था। प्रतिभाशाली शिल्पियों, चिकित्सकों और विशिष्ट अध्यापकों को भी आदर की दृष्टि से देखा जाता था। क्योंकि एज़टेक लोगों के पास भूमि की कमी थी, इसलिए उन्होंने भूमि उद्धार किया। सरकंडे की बहुत बड़ी चटाइयां बुनकर और उन्हें मिट्टी तथा पत्तों से ढककर उन्होंने मैक्सिको झील में कृत्रिम टापू बनाए, जिन्हें चिनाम्पा कहा जाता था। इन अत्यंत उपजाऊ द्वीपों के बीच नहरें बनाई गईं, जिन पर 1325 में एज़टेक राजधानी टेनोक्टिटलान का निर्माण किया गया, जिसके राजमहल और पिरामिड झील के बीच में खड़े हुए बड़े अद्भुत लगते थे। क्योंकि एज़टेक शासक अक्सर युद्ध में लगे रहते थे, इसलिए उनके सर्वाधिक भव्य मंदिर भी युद्ध के देवताओं और सूर्य भगवान को ही समर्पित थे। उनका साम्राज्य ग्रामीण आधार पर टिका हुआ था। लोग मक्का, फलियां, कुम्हाड़ा, कद्दू, कसावा, आलू और अन्य फसलें उगाते थे। भूमि का स्वामित्व किसी व्यक्ति विशेष के पास न होकर कुल यानी एक क्लैन के पास होता था, जो सार्वजनिक निर्माण कार्यों को सामूहिक रूप से पूरा करवाता था। यूरोपीय कृषि दासों जैसे खेतीहर लोग अभिजातों की जमीनों से जुड़े रहते थे और फसल में से कुछ हिस्से के बदले उनके खेत जोतते थे। गरीब लोग कभी कभी अपने बच्चों को भी गुलामों के रूप में बेच देते थे, लेकिन यह बिक्री आमतौर पर कुछ वर्षों के लिए ही की जाती थी और गुलाम अपनी आज़ादी फिर से खरीद सकते थे। एज़टेक लोग इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि उनके सभी बच्चे स्कूल अवश्य जाएं। कुलीन वर्ग के बच्चे काल में कैक में भर्ती किए जाते थे, जहां उन्हें सेना अधिकारी और धार्मिक नेता बनने के लिए प्रशिक्षित किया जाता था।
बाकी सारे बच्चे पड़ोस के तेपुकल्ली स्कूल में पढ़ते थे, जहां उन्हें इतिहास, पुराण मिथकों, धर्म और उत्सवी गीतों की शिक्षा दी जाती थी। लड़कों को सैन्य प्रशिक्षण, खेती और व्यापार करना सिखाया जाता था और लड़कियों को घरेलू काम धंधों में कुशलता प्रदान की जाती थी। 16वीं शताब्दी के शुरू के सालों में एज़टेक साम्राज्य में अस्थिरता के लक्षण दिखाई देने लगे। यह स्थिति हाल ही में जीते गए लोगों में उत्पन्न असंतोष के कारण पैदा हुई, जो केंद्रीय नियंत्रण से मुक्त होने के अवसर खोजने लगे। माया लोग। मैक्सिको की माया संस्कृति ने 11वीं से 14वीं शताब्दियों के दौरान उल्लेखनीय उन्नति की, लेकिन 16वीं शताब्दी में माया लोगों के पास राजनैतिक शक्ति एज़टेक लोगों की अपेक्षा कम थी। मक्के की खेती उनकी सभ्यता का मुख्य आधार थी और उनके अनेक धार्मिक क्रियाकलाप एवं उत्सव मक्का बोने, उगाने और काटने से जुड़े होते थे। खेती करने के तरीके उन्नत और कुशलतापूर्ण थे, जिनके कारण खेतों में बेशुमार पैदावार होती थी। इससे शासक वर्ग, पुरोहितों और प्रधानों को एक उन्नत संस्कृति का विकास करने में सहायता मिली, जिसके अंतर्गत वास्तुकला, खगोल विज्ञान और गणित जैसे विषयों की अभिव्यक्ति हुई। माया लोगों के पास अपनी एक चित्रात्मक लिपि थी, लेकिन इस लिपि को आज तक भी पूरी तरह नहीं पढ़ा जा सका है। पेरू के इंका लोग। दक्षिणी अमेरिकी संस्कृतियों में से सबसे बड़ी पेरू में क्वेचुआ या इंका लोगों की संस्कृति थी। 12वीं शताब्दी में प्रथम इंका शासक मैंको कपाक ने कुस्को में अपनी राजधानी स्थापित की। 9वें इंका शासक के काल में राज्य का विस्तार शुरू हुआ और अंततः इंका साम्राज्य इक्वाडोर से चिली तक 3000 मील तक के विस्तृत इलाके में फैल गया। साम्राज्य अत्यंत केंद्रीकृत था। राजा के ही पास सारी शक्तियां मौजूद थीं और वो ही सत्ता का उच्चतम स्रोत था। नए जीते गए कबीलों और जनजातियों को पूरी तरह अपने भीतर मिला लिया गया। प्रत्येक प्रजाजन को प्रशासन की भाषा क्वेचुआ बोलनी पड़ती थी। प्रत्येक कबीला स्वतंत्र रूप से वरिष्ठों की एक सभा द्वारा शासित होता था, लेकिन पूरा कबीला अपने आप में शासक के प्रति निष्ठावान था। साथ ही साथ स्थानीय शासकों को उनके सैनिक सहयोग के लिए पुरस्कृत भी किया जाता था। इस प्रकार एज़टेक साम्राज्य की ही तरह इंका साम्राज्य इंकाइयों के नियंत्रण वाले एक संघ के समान था। आबादी के निश्चित आंकड़े तो उपलब्ध नहीं हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि 10 लाख से अधिक लोग इस साम्राज्य का हिस्सा थे। एज़टेक लोगों की तरह इंका भी उच्च कोटि के भवन निर्माता थे। उन्होंने पहाड़ों के बीच इक्वाडोर से चिली तक अनेक सड़कें बनाई। उनके किले शिला पट्टियों में इतनी बारीकी से तराश कर बनाए गए थे कि उन्हें जोड़ने के लिए गारे या सीमेंट जैसी किसी भी सामग्री की जरूरत नहीं पड़ती थी। वे निकटवर्ती इलाकों में टूटकर गिरी हुई चट्टानों से पत्थरों को तराशने और ले जाने के लिए श्रम प्रधान प्रौद्योगिकी का उपयोग करते थे, जिसमें अपेक्षाकृत अधिक संख्या में मजदूरों की जरूरत पड़ती थी। राजमिस्त्री खंडों को सुंदर रूप देने के लिए शल्क पद्धति यानी फ्लेकिंग का प्रयोग करते थे, जो प्रभावकारी होने के साथ साथ सरल भी होती थी। यहां पर मौजूद कई शिलाखंड वजन में 100 मीट्रिक टन से भी अधिक भारी होते थे, लेकिन उनके पास इतने बड़े शिलाखंडों को ढोने के लिए पहिएदार गाड़ियां नहीं थीं। यह सब काम मजदूरों को जुटाकर बड़ी ही सावधानी से करवाया जाता था। इंका सभ्यता का आधार कृषि था। उनके यहाँ जमीन खेती के लिए बहुत उपजाऊ नहीं थी, इसलिए उन्होंने पहाड़ी इलाकों में सीढ़ीदार खेत बनाए और जल निकासी तथा सिंचाई की प्रणालियां विकसित की। हाल ही में यह बताया गया है कि 15वीं शताब्दी में ऊंची भूमियों में खेती आज की तुलना में काफी अधिक परिणाम में की जाती थी। इंका लोग मक्का और आलू उगाते थे और भोजन तथा श्रम के लिए लामा नामक पशु पालते थे। उनकी बुनाई और मिट्टी के बर्तन बनाने की कला उच्च कोटि की थी। उन्होंने लेखन की किसी प्रणाली का विकास नहीं किया, किंतु उनके पास हिसाब लगाने की एक प्रणाली अवश्य थी। ये थी क्विपू, यानी डोरियों पर गांठें लगाकर गणितीय इकाइयों का हिसाब रखना। कुछ विद्वानों का विचार है कि इंका लोग इन धागों में एक किस्म का संकेत यानी कोड बुनते थे। इंका साम्राज्य का ढांचा पिरामिड नुमा था, जिसका मतलब यह था कि जब एक बार इंका प्रधान पकड़ लिया जाता तो उसके शासन की सारी श्रृंखला तुरंत टूट जाती थी। और उस समय भी ऐसा ही हुआ जब स्पेनिश सैनिकों ने उनके देश पर आक्रमण करने का निश्चय किया। एज़टेक तथा इंका संस्कृतियों में कुछ समानताएं थीं और वे यूरोपीय संस्कृति से बहुत भिन्न थीं।
समाज श्रेणीबद्ध था, लेकिन वहां यूरोप की तरह कुछ लोगों के हाथों में संसाधनों का निजी स्वामित्व नहीं था। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और हमारे चैनल हिस्टोरिक हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि हमारी हर नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।